स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या पॉइंट है हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को याद रखने का सबसे आसान तरीका है व्हेन एक्शन अफेक्ट्स इट्स डूअर। माने जो भी क्रिया हुई है अगर उस क्रिया का दोबारा पलट के असर उसके कर्ता पे ही आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज होता है सेल्फ का या फिर सेल्व्स का। फिर से सुनिए, जो भी क्रिया हुई है अगर उस क्रिया का पलट के दोबारा असर उसके कर्ता पे ही आ रहा हो तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल हमने लिखा ही इज टॉकिंग अबाउट राम। तो ही हमारा थर्ड पर्सन है, राम हमारा एक नाम है। तो ये दो लोग हो गए, वो राम के बारे में बात कर रहा है। या फिर ही इज टॉकिंग अबाउट शीतल, तो ही थर्ड पर्सन, शीतल हमारा नाम। या फिर ही इज टॉकिंग अबाउट मी, ही थर्ड पर्सन, मी फर्स्ट पर्सन का क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव। या फिर ही इज टॉकिंग अबाउट अस, वो हमारे बारे में बात कर रहा है, अस क्या है? वी का ऑब्जेक्टिव केस है। या फिर ही इज टॉकिंग अबाउट हर, अब हर क्या है? हर जो है आपके प्रोनाउन का आगे एक्सटेंशन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप हर चीज को समझ पा रहे हैं क्योंकि ही हर व्यक्ति से अलग है। राम कोई और है, शीतल कोई और है, मैं कोई और है, हम कोई और है, और हर जो है वो कोई और है। अब मैंने यहाँ पे लिखा ही इज टॉकिंग अबाउट हिम। अब देखिए, अगर हम एक पर्सन के, एक मेल के प्रोनाउंस बनाना चाहें तो स्टूडेंट्स देखिए बहुत आसान है। इधर लिखा है राम। सबसे पहले बुनियाद में अगर हम शुरुआत पे जाएं तो हमने चैप्टर की शुरुआत ही इसी बात से की थी कि किसी को उसके नाम की जगह किसी और रेफरेंस से बुलाया जाए तो वो प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन प्रोनाउन तभी बनते हैं जब आपके पास नाम होता है। तो हमने एक नाम एज्यूम कर लिया राम। ओके, अब राम सबसे पहले अगर खुद की बात करे, खुद को कहेगा आई। ओके, जैसे मैं का मतलब आई होता है। अगर हम राम से बात करें तो हम राम को यू कहेंगे। अगर राम की बात किसी थर्ड पर्सन के फॉर्मेट में हो तो राम को ही कहा जाएगा। फिर ही से बनेगा हिम और हिम से बन जाएगा हिज। ये एक पर्सन की जो होती है प्रोनाउन की ट्री चेन होती है। तो देखिए लैंग्वेज बड़ा आसान सा इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर देती है। व्हेन एक्शन अफेक्ट्स इट्स डूअर, जब एक्शन का असर उसके डूअर पे ही आता हो। अब ये दिखने में दो लोग हैं कि वह उसके बारे में बात कर रहा है। हिंदी ट्रांसलेशन ध्यान से सुनिए, वह राम के बारे में बात कर रहा है, वह शीतल के बारे में बात कर रहा है, वह मेरे बारे में बात कर रहा है, वह हमारे बारे में बात कर रहा है, वह उसके बारे में बात कर रहा है। इसका मीनिंग उसके हुआ, इसका मीनिंग भी है वह उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन यहाँ जो वह है जब उसके बारे में बात कर रहा था तो ये फीमेल थी, लेकिन यहाँ जब उसके बारे में बात कर रहा है तो ये मेल है। और लैंग्वेज कहती है जिस व्यक्ति को आप ही कहते हो अगले स्टेप में वही व्यक्ति तो हिम बन जाता है। तो जिसको ही कहा जा रहा है उसी को ही हिम कहा जा रहा है। तो ये दो लोग कहाँ हुए? तो कर्ता जो है, जो क्रिया है वो घूम के दोबारा कर्ता पे ही असर डाल रही है, तो हिम की जगह पे आ जाएगा हिमसेल्फ।
ओके याद रखिए, जिस पर्सन से बात शुरू हुई है फटाफट से ट्री चेन बना लीजिए। अगर चेन में उसी पर्सन का आगे का हिस्सा यूज हो गया है तो हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं। और एक एग्जाम्पल हमने लिखा, द एग्जाम्पल इज, एक पर्सन मान लो शी को ही ले लेते हैं। शी इज बेकिंग ए केक फॉर हर। अब देखो क्रिया क्या है, केक बनाना। अगर यहाँ पे हर की जगह पे मी होता, राम श्याम सीता गीता कुछ भी होता, बस हर ना होता, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट थी। अब शी है और हर है। शी के लिए एक नाम सोच लो कि शी का नाम है मीरा। अब फिर से मीरा अपने आप को आई कहेगी, हम उसे यू कहेंगे, फिर वो थर्ड पर्सन शी बन जाएगी, फिर शी से हर बन जाएगा। अब लैंग्वेज इधर ही रुक गई कि जिस लड़की को शी कह रहे हो उसी को तो हर कह रहे हो, तो ये दो लड़कियां कहाँ बनी? तो क्रिया का असर कर्ता पे ही आ रहा है, तो हर से बन गया हर सेल्फ। तो याद रखिए, जिस पर्सन से बात शुरू हुई है ट्री चार्ट बना लीजिए। अगर उस पर्सन के बाद डायरेक्ट उससे आगे वाला पर्सन यूज हो जाता है तो कहा जाता है ये क्रिया किसी और के लिए नहीं की जा रही, मत पर व्यक्ति किसी और की बजाय अपने लिए कर रहा है। क्लियर? तो जैसे आई और इधर मी होता, हम लिख देते माई सेल्फ, क्योंकि मी मुझसे ही बना है। दे होता और देम होता तो देम दे से ही बनता है, तो हम लिख देते देम सेल्फ। इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बहुत आसान है, बस आपसे ये पर्सन का ट्री चार्ट बन जाना चाहिए। आप ट्री चार्ट बनाना सीख जाएंगे अगर आपको 3 पर्सन की लिस्ट बहुत याद हो जाएगी अच्छे से। अब देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो नेक्स्ट प्रोनाउन होता है उसको कहा जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। अब एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? एम्फेटिक जो बना है वो एम्फेसिस से बना है, टू एम्फेसिस। जब आपने अपनी क्रिया पे, अपने कर्ता पे प्रेशर डालना हो कि हाँ ये तुम्ही ने किया है, ये तुम्हारा ही काम है, तो एम्फेटिक प्रोनाउन यूज होता है। मैंने यहाँ पे लिखा शी किल्ड हर पेरेंट्स। देखो उसने अपने माँ बाप को मार दिया, तो क्या ये छोटी मोटा काम किया है उसने? नहीं ना। हम चीख चीख के कहेंगे तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने अपने माँ बाप को मार दिया। बार बार हर कोई उसे बोलेगा कि यही वो लड़की है जिसने अपने पेरेंट्स को मार दिया, कैसी लड़की है ये। बार बार उसके एक्शन पे जोर दिया जाएगा। तो जब बार बार एक्शन पे जोर दिया जाता है तो सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन यूज होता है। तो शी का रिफ्लेक्शन क्या होगा? आई और यू तो हो नहीं सकता, क्योंकि आई का मतलब तो तब होगा जब ये अपनी बात खुद करेगी। ये अपनी बात तो कब नहीं कर नहीं रही है, और तुम हम इसे कह नहीं रहे, यू थोड़ी कह रहे हैं, शी कह रहे हैं, तो ये दोनों तो इसके रिफ्लेक्शन नहीं हो सकते। तो शी का रिफ्लेक्शन होता है हर, और साथ में हम लगा देंगे सेल्फ, क्योंकि अभी हमने सीखा कि रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए सेल्फ या सेल्फ लगाया जाता है। तो इधर लिख दो शी हरसेल्फ किल्ड हर पेरेंट्स। तो ऐसी क्रिया जिसमें आप बार बार जोर देना चाहो कि इसी ने की है, इसी ने की है, उस क्रिया में पर्सन के अकॉर्डिंग उसका एक्सटेंशन, उसका सेल्फ जो लगाते हैं वो लगा देते हैं, उसके सेल्फ को ऐड कर देते हैं। जैसे आई कुक्ड दिस फूड फॉर यू फादर। अब देखो मैंने नॉर्मली नहीं कहा कि आई कुक्ड दिस फूड, कि मैंने ये खाना बनाया, नो। मैंने पीछे लिखा फादर, मतलब मैं अपने पिता को खास तौर पे बताना चाहती हूँ कि पापा ये खाना जो है आज आपके लिए मैंने बनाया है। जोर दे रही हूँ ना अपनी क्रिया पे। तो आई का रिफ्लेक्शन क्या बनेगा?
I myself cooked this food फॉर यू फादर। तो याद रखिए, जब आप कर्ता की क्रिया पे जोर देते हैं तो उस जोर को, उस फोर्स को, उस एम्फेसिस को, उस एक्सप्रेशन को और बोल्डली दिखाने के लिए लैंग्वेज रिफ्लेक्शन का यूज करती है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन जो है मेरे हिसाब से क्लियर हो गया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्शन के बाद एम्फेटिक प्रोनाउन का डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको ऑब्जेक्ट दिया होता है, जैसे ही के बाद हिम दे दिया, शी के बाद हर दे दिया, आई के बाद माई दे दिया, तो आपने फटाफट से जज कर लेना है कि जो हिम है वो ही से ही बनता है, जो हर है वो शी से ही बनती है, तो मुझे सेल्फ या सेल्फ्स लगाना है। लेकिन एम्फेटिक में आपको ऐसी कोई सपोर्ट लैंग्वेज नहीं देती है, आपको खुद जज करना होता है कि क्रिया पे फोर्स दिया जा रहा है, क्रिया पे फोकस लगाया जा रहा है, तो उस फोकस की वजह से मुझे जो है क्या करना है, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करना है। चलिए जी, अब अगर हम बात करते हैं डिमेंस्ट्रेटिव प्रोनाउन की, इंडेफिनिट प्रोनाउन की और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, तीनों टाइटल आपके सामने एक साथ लिखे हैं। क्यों? क्योंकि डिमेंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहाँ आता है, आपको याद रखना है, यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स। पॉइंट आउट समझते हो ना, पर्टिकुलर किसी को पॉइंट आउट करना कि तुम, जैसे मेरे पास बहुत सारी किताब में सामने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं और मैं किसी एक बुक की तरफ इशारा करके कहूँ कि वो मेरी है, तो हम याद रखेंगे डिमेंस्ट्रेटिव प्रोनाउन तब यूज होता है जब हम पर्टिकुलर किसी चीज को पॉइंट आउट कर देते हैं। उसके बाद आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन कहाँ यूज होता है, यूज टू here instead of used, let's make it use. Okay, used to talk about persons or things in general way। देखो क्या डिफरेंस है, ये पॉइंट आउट करता है कि हाँ हाँ वही या तुम, ये जनरल वे में बात करता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बात करता है, टॉक्स अबाउट वन पर्सन एट ए टाइम। एक समय पे किसी एक की ही बात कर पाएगा। तो अगर हम बात करते हैं डिमेंस्ट्रेटिव प्रोनाउन की, इसमें हम यूज कर सकते हैं किस किस का, इसमें हम यूज कर सकते हैं दिस, दैट, दीज और दोज का। डिपेंड करता है चीजें कितनी हैं और कितने डिस्टेंस पे हैं। सिंगुलर है कोई चीज और पास है तो दिस बुक इज माइन, थोड़ी दूरी पे है तो दैट बुक इज माइन। सिंगुलर ज्यादा है तो बट ऑब्वियस दीज और दोज हो जाएंगे। जैसे मैं पॉइंट आउट करके बताऊं, दैट बुक इज माइन, वो मेरी किताब है। मतलब एक तो किताब मुझसे थोड़ी दूरी पे पड़ी है और मैं पॉइंट आउट कर रही हूं कि वो मेरी किताब है। दिस इज कॉल्ड डिमेंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाउ व्हेन इट कम्स टू द इंडेफिनिट प्रोनाउन, हमने क्या लिखा है कि जनरल वे में बात करता है, पर्टिकुलर किसी को पॉइंट आउट नहीं करता। तो इसमें कौन कौन से पर्सन चल सकते हैं, इसमें हम यूज करते हैं वन का, एवरी का, एवरीवन का, एनी का, समवन का, समबडी का, नोबडी का। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करते। जैसे हम एग्जाम्पल लिखें, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इज राइटिंग हिज असाइनमेंट। ओके, तो आपने याद रखना है कि ये जनरल वे में बात कर रहे हैं तो ये ग्रुप्स को टारगेट नहीं करते। तो हमेशा ही इनका जो सब्जेक्ट होगा और जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। ओके, जैसे
एवरी स्टूडेंट लिखा है मैंने, है ना, एनी वन ऑफ यू कैन। ओके, तो व्हाट यू पीपल नीड टू रिमेंबर इज व्हेन इट कम्स टू द इंडेफिनेट प्रोनाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसी पर्टिकुलर डिजिट को या ग्रुप को रेफर नहीं करती है, ये इन जनरल बात करती है। जैसे हम वन की एग्जांपल ले लें तो एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं ना, वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। तो मैंने किसी को टारगेट करके नहीं बोला है कि तुम्हें अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करना चाहिए, मैंने इन जनरल बोला है कि हर किसी को उनके माता पिता का सम्मान करना चाहिए। हाँ, ये याद रखने वाली बात है कि वन का जो प्रोनाउन होता है वो वंस होता है, यहाँ पे हिज और हर नहीं चल सकता, जबकि बाकी केसेस में यू कैन यूज द टर्म हिज और हर। नाउ व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा ईच, ईदर और नीदर। क्यों? क्योंकि ये एक टाइम पे किसी एक ही व्यक्ति की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख दी, ईदर राम और श्याम सिंग्स वेल। तो या तो राम या तो श्याम, दोनों में से कोई एक अच्छा गाता है। अब चूंकि कोई एक है और जो एक है वो सिंगुलर है, इसलिए हमारी स्टेटमेंट सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग एस साथ में कैरी कर रही है। इसी को हम नेगेटिव कर सकते हैं, नीदर राम नॉर श्याम सिंग्स वेल। फाइन, तो हम क्या याद रखेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट करता है चीज़ों को, ठीक है, दिस दैट दीज दोज आते हैं इसमें सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। इंडेफिनेट प्रोनाउन में वन, एवरी, एवरीवन, एनीवन हो सकता है ना, ईच हो सकता है। यहाँ पे अगर वन को निकाल दिया जाए तो बाकी सबका केस सिंगुलर होता है, मतलब वर्ब भी सिंगुलर और सब्जेक्ट भी सिंगुलर, लेकिन वन का जो प्रोनाउन होता है वो वंस होता है। और जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, एक टाइम पे किसी एक ही की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, ईदर राम और श्याम सिंग्स वेल। दिस इज अबाउट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट पॉइंट आपको कहता है टू टॉक अबाउट टू। अगर आपको दो चीजों या दो लोगों के बारे में बात करनी है तो आप किसकी मदद ले सकते हैं? तो आप मदद ले सकते हैं ईदर और की और नीदर नॉर की, ठीक है। ईदर और कहां लगता है, वन आउट ऑफ टू, दो में से एक को चुन लो तो वो ईदर और नथिंग आउट ऑफ टू, दोनों में से किसी को नहीं लेना तो वो ईदर और। बेटा आपने अभी थोड़ी देर पहले ईच अदर पढ़ा है, तो याद रख लिए ईच अदर चुनाव नहीं करता, ईच अदर बस बताता है कि दो हैं, लेकिन उन दो में चुनाव करना हो, आपको दोनों में से एक को चुनना है तो ईदर और से चुनिए, और किसी को भी नहीं चुनना, दोनों को इग्नोर करना है तो नीदर नॉर लगा दीजिए। जब हम बात करते हैं चुनने की, तो जैसे मैंने लिखा, आई कैन टेक ईदर कॉफी और मिल्क, मतलब मिल्क या कॉफी दोनों में से कुछ भी ले लो, मेरे लिए चलेगा, मैं ले लूंगी। लेकिन नीदर राम नॉर श्याम इज डांसिंग, ना तो राम डांस कर रहा है ना तो श्याम डांस कर रहा है। अब देखिए, दो में से एक को चुना मैंने, इधर और का मतलब कॉफी या मिल्क कुछ भी, लेकिन यहाँ क्या हो गया, ना तो राम ना तो श्याम। तो याद रखिए, दो में से एक का चुनाव करना हो तो ईदर और, दोनों में से कोई नहीं चाहिए तो नीदर नॉर। और आपको पता ही नहीं है कि चुनना है कि नहीं चुनना, बस इतना पता है कि दो जन है तो ईच अदर, जिसको मैं आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन में पढ़ा चुकी हूं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं दो की, तो हमने ईच अदर सीख लिया, इधर नीदर सीख लिया, लेकिन कहाँ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है कि लैंग्वेज दो के यूनिट के ऊपर बात करेगी ही नहीं। लैंग्वेज तो कितनी भी चीज के बारे में बात कर सकती है। तो अगर हमने बात
करनी है दो से ज्यादा के बारे में, तो टू टॉक अबाउट मोर देन 2। अगर आपका यूनिट 2 के ऊपर चला गया तो बहुत आसान है, एनी ऑफ द, इसको सिर्फ एनी भी लिख सकते हो, और नन ऑफ द, इसको सिर्फ नन भी लिख सकते हो। तो एनी जो होता है पॉजिटिव होता है और नन जो होता है वो नेगेटिव होता है। जैसे मैंने लिखा, एनी ऑफ द स्टूडेंट कैन गेट गुड मार्क्स, तो कोई भी स्टूडेंट जो है अच्छे नंबर प्राप्त कर सकता है। और यहां पे लिख दिया, नन ऑफ द कल्प्रिट वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट। तो आप याद रख लिए, यहाँ पे भले मैंने गिनती नहीं लिखी, कल्प्रिट के आगे 4-5 नहीं लगाया, स्टूडेंट के आगे 6-7 नहीं लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी और नन का होना ही इस बात का जो है रिफ्लेक्शन है, इस बात का प्रूफ है कि स्टूडेंट जो है वो ज्यादा है, कल्प्रिट जो है वो भी ज्यादा है। अब स्टूडेंट्स, आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे इधर स्टूडेंट्स होना चाहिए, इधर कल्प्रिट्स होना चाहिए, तो आप ये डाउट अभी अपने मन में नहीं लाइए, क्योंकि इसके बाद से मैं आपको जो पढ़ाऊंगी, रूल ऑफ सैनम पढ़ाऊंगी, तो रूल ऑफ सैनम में आपको क्लियर हो जाएगा कि इधर मैडम ने स्टूडेंट्स क्यों नहीं लिखा था या कल्प्रिट्स क्यों नहीं लिखा था। तो इधर एनी ऑफ द स्टूडेंट एंड नन ऑफ द कल्प्रिट, तो जो एनी है इसका मतलब है यूनिट 2 के ऊपर है, और नन है इसका मतलब है यूनिट 2 के ऊपर है। तो 2 के लिए क्या हम यूज करते हैं, ईदर, नीदर या ईच अदर। 2 से ज्यादा के लिए अगर हमें पता हो कि केस पॉजिटिव है तो एनी, नेगेटिव है तो नन, और अगर ना पता हो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो वही रेसिप्रोकल वाला वन अनदर। चलिए, इसके बाद से हम बात करते हैं रूल ऑफ सैनम की। रूल ऑफ सैनम, ओके। इसमें हर अल्फाबेट का जो है, हर इनिशियल का एक मीनिंग है, जिसमें S stands for some, A stands for all, N stands for none, A stands for any और M stands for most, ओके। तो आप याद रखेंगे, इनके बाद योर सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर एंड कैन बी प्लूरल, ये दोनों को ही लेके चलता है। जैसे सम ऑफ द टीचर या फिर सम ऑफ द टीचर्स। देखिए, सम जो है सैनम का पहला ही इनिशियल है एस। एस के बाद हमने अभी सीखा कि इनके बाद का केस सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, तो सम ऑफ द टीचर भी करेक्ट है, सम ऑफ द टीचर्स भी करेक्ट है। तो टीचर लिखा है तो यहाँ पे लिख दीजिए इज, टीचर्स लिखा है तो लिख दीजिए आर। सम ऑफ द टीचर इज एब्सेंट और सम ऑफ द टीचर आर एब्सेंट। दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ सैनम। फटाफट से देख लीजिए, सम, ऑल, नन, एनी, मोस्ट, इनके बाद का सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर, कैन बी प्लूरल। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल। अब हमारे पास जो नेक्स्ट रूल आता है, इसके बाद से रूल ऑफ सैनम के बाद से उसको हम कहते हैं यूसेज ऑफ इट। इट दिखने में छोटा सा है बट बहुत कमाल के काम कर सकता है लैंग्वेज में, तो इसको कम नहीं आंकना। तो हम समझते हैं यूसेज ऑफ इट में हम लैंग्वेज में इट के कितने यूसेजेस सीख सकते हैं। सबसे पहले तो याद रखिए, फॉर, टाइम, वेदर और डिस्टेंस के लिए यूज होता है इट।
इन तीनों को इट से ही बताया जा सकता है। जैसे टाइम के लिए मैंने लिख दिया इट इज 3 o'clock, ये टाइम हो गया। वेदर के लिए लिख दिया इट इज वेरी कोल्ड, ठीक है। डिस्टेंस के लिए हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस के लिए हम लिख सकते हैं इट इज 5 किलोमीटर, इट इज 5 किलोमीटर, इट इज 5 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी। ओके, तो हम क्या कहते हैं, इट का सबसे पहला जो इस्तेमाल होता है वो टाइम के लिए, वेदर के लिए और डिस्टेंस के लिए होता है। फिर इट को कहाँ यूज कर सकते हैं? इट एज इंट्रोडक्टरी फ्रेज टू एम्फेसिस। किसी भी चीज पे जोर डालने के लिए इट को अपनी स्टेटमेंट की शुरुआत में ले आओ। जैसे इट इज राम हु स्टोल योर पेन। देखो, मैंने सिंपल भी कह सकती थी कि राम स्टोल योर पेन, राम ने तुम्हारा पेन चुराया था, लेकिन इट के आगे आते ही ये बात पे जोर चला गया कि राम ही है वो जिसने तुम्हारा पेन चुराया था। तो याद रखिए, टाइम, वेदर और डिस्टेंस, इसके लिए इट आता है। इंट्रोडक्टरी फ्रेज के लिए आ जाता है जब हमें हमारी स्टेटमेंट के कर्ता पे फोकस डालना हो। तो ये इट के 2 यूसेजेस हो गए। तीसरे यूसेजेस में इट कहाँ के लिए यूज होता है? इट यूज होता है फॉर बेबीज, इन्फेंट्स, या फिर यूं कह लें इतने छोटे बच्चे जिनका जेंडर हमें नहीं पता होता। अब गोद में कोई बच्चा है, जब तक उसकी मदर हमको बताएगी नहीं कि वो बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है, हमें नहीं पता चलेगा कि वो कौन है, क्योंकि गोद वाला बच्चा तो वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इज शी अ मेल और अ फीमेल। तो इतना छोटा बच्चा जिसका जेंडर ना पता हो, उसके लिए इट होता है। जैसे देयर इज ए बेबी। देखिए, मैंने देयर इज अ गर्ल नहीं लिखा या देयर इज अ बॉय नहीं लिखा, क्योंकि गर्ल या बॉय लिख दूंगी तो मुझे पता है कि वो मेल या फीमेल है। मैंने बेबी लिखा, तो देयर इज अ बेबी क्राइंग फॉर इट्स मदर। तो मैंने यहाँ पे हिज या हर मदर नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं ये लड़का है कि लड़की। ओके, तो इतना छोटा बच्चा जिसका जेंडर आपको ना पता हो, उसके लिए आता है इट। और इट का लास्ट इस्तेमाल होता है फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग चीजों के लिए इट आता है। तो इट इज ए टेबल, ये है एक टेबल है, या फिर दिस इज अ टेबल, इट हैज 4 legs। चलिए ऐसा लिख लेते हैं तो थोड़ा ये इंटरेस्टिंग लगेगा। लिखा हमने दिस इज ए टेबल, फुल स्टॉप, इट हैज 4 legs। तो मेज की कितनी टांगे होती हैं? 4, और मेज नॉन लिविंग होता है। तो इट के लिए याद रखेंगे। डिस्टेंस, वेदर और टाइम के लिए आता है। इंट्रोडक्टरी फ्रेज में आ जाता है जहां हमें अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है। उसके बाद से ऐसे बच्चे या इतने छोटे बच्चे जिनका जेंडर ना पता हो, उनके लिए इट या इट्स आता है। फिर आता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। अब इट के बाद स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट का प्रोनाउन का रूल है, उसको हम कहते हैं रूल ऑफ कनेक्टिव्स। दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ कनेक्टिव्स। चलिए, अब मैंने यहां पे लिखा माई ब्रदर along with his wife dash is coming to meet dash boss। ओके जी, अब देखिए,
अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं तो आपने एंड पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एंड के आजू बाजू जो भी लिखा होता है राइट लेफ्ट, उसको 3% की लिस्ट में देखिए। अब इसी तरह देखिए स्टोरी कुछ वैसी ही है। इस तरफ लिखा है माय ब्रदर, इस तरफ लिखा है हिज वाइफ, लेकिन बीच में एंड की जगह पे लिखा है अलोंग विद। तो इसको कहते हैं कनेक्टिव। मतलब दो चीजें बिल्कुल एंड की तरह ही राइट और लेफ्ट हैं, लेकिन एंड की रिप्लेसमेंट अलोंग विद से हो गई। अगर एंड होता तो उसका नाम था कंपाउंड सब्जेक्ट, और एंड की जगह पे अलोंग विद आ गया है तो नाम कंपाउंड सब्जेक्ट से हो गया है कनेक्टिव। इसमें हम क्या करेंगे, एंड क्या कर रहा था, राइट और लेफ्ट दोनों को देख के वर्ब डिसाइड कर रहा था। इसमें क्या होगा, इसमें वर्ब विल गो with the introductory subject। मतलब जो स्टेटमेंट की स्टार्टिंग में आ गया वर्ब उसी के अकॉर्डिंग जाएगी। मतलब या फिर यूं कह लो, जब इधर एंड था तो हम राइट और लेफ्ट दोनों को देख रहे थे, फिर वर्ब डिसाइड कर रहे थे कि सिंगुलर की प्लूरल। लेकिन इसमें वर्ब विल गो विद द इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, मतलब माई वाइफ, हिज वाइफ को इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है माई ब्रदर, और माई ब्रदर जो है वो सिंगुलर है, तो उसके सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पे वर्ब आएगी इज। और आपको मैंने बताया है कि अगर आपकी वर्ब सिंगुलर है तो आपका प्रोनाउन बाय डिफॉल्ट सिंगुलर हो जाता है। तो आपको रूल ऑफ कनेक्टिव्स, रूल ऑफ एंड और रूल ऑफ कंजंक्शन में कंफ्यूज नहीं होना। एंड दोनों तरफ राइट और लेफ्ट को देखता है, फिर अपने वर्ब को डिसाइड करता है। कंजंक्शन अपने सेकेंड हाफ को देखती है, लेकिन कनेक्टिव अपने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को देखता है और फिर अपनी वर्ब को क्या है, डिसाइड करता है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोनाउन चैप्टर। इस चैप्टर में आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा, एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ा है, फिर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट का लोकेशन पढ़ा है एक्टिविटी के पॉजिटिव और नेगेटिव होने पे, फिर आपने कनेक्टिव पढ़े, एंड पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा आपने प्रोनाउन में। और अगर आप प्रोनाउन के चैप्टर को अच्छे से समझने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ते हैं विद अ पेंसिल इन योर हैंड, तो आप देखेंगे कि आपका जो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर होता है वो ईदर प्रोनाउन और वर्ब, वर्ब तो चलो आएगी हर चैप्टर में, लेकिन अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाकी सारे चैप्टर को देखा जाए तो प्रोनाउन का डोमिनेंस सबसे ज़्यादा होता है आपके न्यूज़पेपर राइटिंग में। आई होप दिस सेशन विल गोइंग टू हेल्प यू व्हेन इट कम्स टू योर एग्जामिनेशन। ये आपका प्रोनाउन का पूरा A to Z सिस्टम है, जितना मैक्सिमम प्रोनाउन में हो सकता है। आई होप आप इससे बेनिफिट लेंगे और आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। थैंक यू।